नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय कुमार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजन। ठीक है, आपने पढ़ा 2025 का जो संस्करण है सीरीज़ का डीएलएड, जिसमें हम द्वितीय सेमेस्टर पढ़ेंगे और जिसका द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अध्ययन करेंगे। तो आइएगा, समय न गवाते हुए हम आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ठीक है इन्वॉल्व हैं, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके ठीक है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ना होगा आपको विषय वस्तु। जैसे कि हम बात करें आपकी पहले में प्रारंभिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, जिसमें हम अनुच्छेद 21 ए 29 ठीक है बी और आपको ध्यान रखना 45 के अंतर्गत जो भी शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ हैं उनका पढ़ेंगे। बच्चों के अधिकार पढ़ेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियों के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित। ठीक है, तो इन सारे तत्वों की हम बात करेंगे। आइएगा, हम समय न गवाते हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और मौज करिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे आपके ठीक है पहले प्रश्न से। तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, प्रारंभिक जो शिक्षा है इसके क्या क्या नवीन प्रयास हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में जो मदरसा जो ठीक है विश्वविद्यालय खोला गया था 1855 में, ये किसके द्वारा खोला गया था ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। ठीक है, तो कलकत्ता में और ऐसी संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछ सकता है संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आपको रखना है डीके जोनाथन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 2 की। तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं कोठारी आयोग को। वहीं प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय आयोग का गठन किसने कब किया गया था 1882 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है आपको ध्यान रखना है विलियम हंटर। ठीक है, तो इसी के नाम पर इस आयोग को हंटर आयोग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम बेंटिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 5 की। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते रहिएगा और दोस्तों को भी लाइक शेयर ठीक है सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना निस्यंदन, यानी इसे हम छनन ठीक है सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे हम छनन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैकाले ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है मैकाले ने। ठीक है, तो ये वर्ष आपका 1837 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे मैकाले का विवरण पत्र भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ये बहुत ठीक है इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें कहता है जिससे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल बेकार हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम शिक्षा नीति जो है आपकी किस वर्ष आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1986 में आती है। तो इसी के तहत यानी इसी की कुछ योजनाएं जो है उनको लागू करने के लिए ठीक है आपको ध्यान रखना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि जो भी आपके स्कूल होंगे उनमें क्या करेंगे न्यूनतम अधिगम की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसके माध्यम से ये आपको ध्यान रखना है न्यूनतम अधिगम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो भी मतलब उसके लिए फर्नीचर चाहिए होगा, स्कूल चाहिए होगा। ठीक है, मतलब जो भी भवन निर्माण चाहिए होगा। ठीक है, तो जो भी उनके लिए न्यूनतम कम से कम जो चीज़ें ठीक है आवश्यक हैं तो वो आपको ठीक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये आपका वर्ष 1987 में प्रारंभ होता है। तो आपको ध्यान रखना इस तरह से 1987-88। ठीक है,
इस तरह से हम बात करते हैं पृष्ठ नंबर आपके 7 की। तो पृष्ठ नंबर 7 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा सनाई का सिद्धांत किसने दिया था? छन्न सिद्धांत, शिक्षा छनाई का सिद्धांत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये किसने दिया था? मैकाले ने। और ये सिद्धांत लागू किया गया तो आपको ध्यान रखना है इसके माध्यम से क्या था, इसमें माना जाता था कि ये इसका मानना था कि हम क्या करेंगे, उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे। उच्च वर्ग को शिक्षा क्यों देंगे? जिससे कि हमें कर्मचारी मिल सकें, ठीक है। हमें जो बोल सकते हैं कि जो नौकरों वाले जो काम कराने हैं उनके लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है और ये कर्मचारी हमें उच्च वर्ग से चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनका मानना था कि ये जो उच्च वर्ग होंगे ये जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप ही ये मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है, ठीक है, उसको शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। अर्थात इनका मानना था कि छनाई सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे पहले उच्च वर्ग को टारगेट करेंगे, जिसके शिक्षित होते ही ये क्या करेगा, अपने आप मध्यम और, ठीक है, जो आपका निम्न वर्ग है उसको शिक्षित कर देगा, ठीक है। तो ये छनाई सिद्धांत लागू किस पर होता है? तो आपको देखना उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए बनाया गया था। वहीं प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो कस्तूरबा गांधी, ठीक है, विद्यालय योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जो मतलब बोल सकते हैं जो बालिकाएं हैं जो अध्ययन नहीं कर सकती हैं उनके लिए आवास के साथ अध्ययन कराया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब वहीं पर हॉस्टल की व्यवस्था होगी और वहीं पर एजुकेशन की, ठीक है, व्यवस्था होगी। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये माध्यमिक शिक्षा से है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा से इसका संबंध है। भाई हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की। तो जल्दी से आप लोग प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताइएगा अगर आपको पता है तो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1905 में, ठीक है। वर्ष 1905 में क्या आता है आपका? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम ये किस वर्ष आता है? वर्ष 1904 में। आपको बताना है गोखले विधेयक किस वर्ष आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 11 आपका इसी तरह से कह रहा है कुछ, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका 16 मार्च वर्ष 1911 में, ठीक है, स्थापित किया गया था। और इसके माध्यम से ये किसकी मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि जो प्राथमिक शिक्षा है ये बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोखले जी की मांग थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। और तो 16 मार्च 1911 को। भाई हम बात करेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है, का जन्म हुआ। तो आपको बताना है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म किस वर्ष होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका 1837 से ही, यानी बोल सकते हैं, सॉरी, आपको ध्यान रखना है वर्ष 1853 में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एजुकेशन पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको दिया जाता है कि हर वर्ष वो 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च करेगी, ठीक है। तो वहीं से बोल सकते हैं, तो इसी के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं जिनमें अपने अपने व्यू दिए जाते हैं कि भारत में प्राच्य शिक्षा होगी या पाश्चात्य। प्राच्य का मतलब है कि भारतीयों की जो साहित्य हैं उनके आधार पर उनको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। या फिर जो पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य ज्ञान का मतलब है जो अंग्रेजी शिक्षा है जिसको देकर ये क्या चाह रहे हैं, कर्मचारी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह ये शिक्षा दी जाएगी। तो आपको ध्यान है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म, ठीक, कब से होता है? तो आपको ध्यान रखना 1813 के आज्ञा पत्र से ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, मतलब एजुकेशन पे खर्च करने के लिए घोषित किया जाता है, तब से ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। शिक्षा आयोग 1966 के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो शिक्षा आयोग जो बना था आपका 1964-66 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष थे श्री दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान किस वर्ष दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा के साथ साथ अन्य भी विषय जो थे वो भी आपके, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत डाले गए। तो आपको बताना है फिलहाल शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत किस वर्ष डाला गया? तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्ष 1976 में डाला गया था। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी यानी 76 हो जाएगा, 1976। वहीं बात करें हम आपके निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था?
तो आपको बताना है ये किस वर्ष बना था, ठीक है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष और 2009 में ये, ठीक है, आता है, लेकिन अप्रैल 2010 में ये लागू होता है, ठीक है। तो ये बंदा कब है, आपको ये पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन बी यानी आपका, ठीक है, 2009 में। भाई हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा आपके वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 17 का आंसर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, बिल्कुल इसका यही उद्देश्य है। शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। नए शैक्षणिक प्रयोग, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि आपका, ठीक है, जो भी क्षेत्र जिस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर सबकी भागीदारी हो, हर वर्ग के हर लिंग के, ठीक है, लोग वहाँ पर पढ़ते हो, शिक्षा में सबके साथ बराबरी हो, ठीक है, और नए नए शैक्षिक प्रयोगों के माध्यम से उनके बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास को, ठीक है, आगे बढ़ाना। वहीं हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 18 की। तो पृष्ठ नंबर अगर 18 की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, पृष्ठ नंबर 18 में अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापकों को शिक्षा देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, कौन सी संस्था है ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्था का नाम क्या है, ठीक है, NCTE। तो NCTE ये आपको ध्यान रखना है, ये अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, ठीक है, यानी कंट्रोलिंग, ठीक है। और वहीं आप बात करेंगे हम आपके पृष्ठ नंबर 19 की। तो पृष्ठ नंबर 19 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का जो अंश है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है वो किससे संबंधित है, आपका सभ्यता और प्रगति से, ठीक है। तो इनका सभ्यता और प्रगति नामक जो आपका निबंध है उससे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का, ठीक है, प्रारंभ किया गया है। वहीं हम बात करेंगे प्रश्न नंबर आपके 20 की। तो 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। तो 1992 में जो आपका, ठीक है, यशपाल समिति गठित की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये बालकों को जो अतिरिक्त बहुत अधिक बोझ दे दिया जाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ने के लिए, यानी कॉपी किताबों का, ठीक है, बहुत अधिक बोझ होने के कारण, ठीक है, तो ये एक समिति थी, तो इसने उस पर सुझाव दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए समिति थी, बहुत सही, इसने अपना एक सुझाव दिया था, ठीक है। वही हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। छनाई का सिद्धांत आप जानते हैं मैकाले ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। वही हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 22 की। तो अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कीजिएगा। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई, यानी किसने इसका सुझाव दिया। तो आपको ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। तो माध्यमिक जो शिक्षा आयोग है इसने सुझाव दिया था कि आपका, ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 26 की। तो जल्दी से आप लोग प्रश्न नंबर 26 का आंसर देते रहिएगा। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो जब कोई विद्यालय अपनी, ठीक है, शिक्षा को पूर्ण मतलब किए बिना ही विद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अवरोधन। और वहीं आपको ध्यान रखना है कोई मतलब आपका, ठीक है, कोई भी मतलब बोल सकते हैं विद्यार्थी है वो एक ही कक्षा में बार बार, ठीक है, अध्ययन कर रहा है, यानी उसे उसी कक्षा में बार बार रोका जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना उस स्थिति को अपव्यय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अपव्यय से आप क्या समझते हैं और अवरोधन से आप क्या समझते हैं। अवरोधन का मतलब क्या है, उसने एडमिशन कराया, बस 1-2 साल तक पढ़ा था, फिर उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, या स्कूल नहीं आ रहा है, उसे अवरोधन की स्थिति कहते हैं। अपव्यय की स्थिति का मतलब है वो लगातार बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति को हम अपव्यय की स्थिति कहते हैं। वहीं हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 की।
तो भारतीय शिक्षा आयोग का आपको ध्यान रखना है वर्ष 1982 में गठन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हंटर, विलियम हंटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर 1882 होना चाहिए। रिपन, ठीक है, रिपन के मतलब हो सकते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य होते हैं कौन? आपके विलियम हंटर, ठीक है, तो इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए यानी सर विलियम हंटर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे पेज नंबर 25 के हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है हंटर आयोग आपका कब अस्तित्व में आता है? 1882-83 में। भाई हम बात करेंगे आपके, ठीक है, पेज नंबर 26 की। तो जल्दी से आप लोग पेज नंबर 26 का आंसर बताइएगा यदि आपको पता है तो। पेज नंबर 26 की बात करें तो मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। तो आपको बताना है इसका जो विवरण पत्र है उसका संबंध किससे है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1935 के विवरण पत्र, ठीक है, इससे इसका संबंध है। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ये आपको बताना है। तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। वहीं डकार आपको ध्यान रखना है विश्व शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका वर्ष 2000 में हुआ था। वहीं आपको पेज नंबर 29 का आंसर ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो स्थापना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है वो किससे है? डकार विश्व सम्मेलन से है क्या? या फिर आपको बताना है, ठीक है, या फिर आपको बताना है यह आपका किससे संबंध है? डकार, ठीक है, डकार विश्व सम्मेलन से है, या फिर आपके बोर्ड का आदेश पत्र से है, या फिर यशपाल समिति से, या फिर कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है आपका, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए यह आपका डकार विश्व सम्मेलन से है। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, तो आपको बताना है ब्रिज जो कोर्स है इसको समाप्त किया गया किसके तहत किया गया? तो ब्रिज कोर्स को आपको ध्यान रखना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसको समाप्त किया गया। भाई हम बात करेंगे पेज नंबर 32 की। तो 32 में आपको देखो कि क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका 20 नवंबर 1989 को उसने घोषणा की थी, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 33 की। तो आपको ध्यान रखना है 33 की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया था? तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार ने इसको कब अपनाया था? तो आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1992 में भारत ने इसको अपनाया था। लेकिन इन्होंने घोषणा कब की है? तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये इन्होंने, ठीक है, 20 नवंबर 1989 को की थी, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे आपके राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय जो बाल नीति है इसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना 22 अगस्त 1947 को की गई थी। और इस तरह से हम बात करते हैं आपके अनुच्छेद मतलब पेज नंबर 35 की। तो किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो आपको ध्यान रखना है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दुर्व्यापार को रोकता है। वही अनुच्छेद, ठीक है, 25 आपको कमेंट बॉक्स बताना है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 36 की। तो पेज नंबर 36 का आपको आंसर बताना है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23 के तहत है। अनुच्छेद 20, ठीक है, आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 24 क्या कहता है? ये बालकों को, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको जोखिमपूर्ण जो कार्य हैं, कारखाने हैं, खदान हैं, उनमें लगाने से मना करता है, प्रतिबंधित करता है। वही हम बात करेंगे पेज नंबर 37 की। तो किसका कथन है? मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है।
अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। ये किसका कथन था? ये हमारे महान, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का था। ये आपको ध्यान रखना है। और भाई हम बात करेंगे आपके, भाई पूछा जाती है बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है, ठीक है, तो पूछा जाती है कि बुनियादी जो शिक्षा है इसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है ये महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो विद्यालय हैं उनमें क्या होना चाहिए, हस्तकला, ठीक है, हस्तकला सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 38 की। तो 38 में राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु से स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण विकास संभव हो सके। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपको बताना है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो आपका महान अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 39 है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 60 में क्या है, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके डाइट का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है डाइट का अर्थ क्या है। बीटीसी प्रशिक्षण भी कहते हैं हम, सेवारत प्रशिक्षण भी कहते हैं और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी कहते हैं, अर्थात इसका संबंध ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी से है। वहीं जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है, तो जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण या उपयुक्त सभी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 41, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, आपको बताना है एक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है या किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 45 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो धारा कौन सी संबंध है इससे आपको ध्यान रखना है 45, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 42 की। शिक्षा बिना बोझ के संबंध किससे है, तो यशपाल समिति से। वहीं आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो वर्ष 1986 बनी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको ध्यान रखना है कुल कितने खंडों में बांटा गया था आपके, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको कुल 12 खंडों में बांटा गया था। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 45 की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है, तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है ये ब्लॉकों में बनाया जाता है, यानी ब्लॉक स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर 46 की अगर बात करें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 3 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 3 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कितने वर्ष तक विद्यालय में कितने वर्ष तक, अच्छा तो आपको ध्यान रखना 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, ये पूछा है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी है, आपको ध्यान रखना है 3 वर्ष तक, ठीक है, शिक्षा अर्जित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रश्न नंबर आपको ध्यान रखना 47, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अगर बालिकाओं को अध्ययन कराना है तो उनका आयु वर्ग क्या क्या होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है उनका आयु 11 से 14 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है। और अध्ययन ये कितने वर्ष तक करती हैं, 3 वर्ष तक करती हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है, तो आपको बताना है तो किस तरह का ब्लॉक होना चाहिए, तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ ब्लॉक होना चाहिए, तो वहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 49 की। तो कस्तूरबा गांधी आपको ध्यान रखना है बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो इसमें किस कक्षा से प्रारंभ होता है, कक्षा 6 से प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है 6, 7, 8 यानी 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं और 8 तक पढ़ते हैं। इसके बाद इनको 9th में इनको अलग स्कूल देखना होता है, यानी ये सिर्फ 3 वर्ष तक इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 50 की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है। तो कक्षा आपको ध्यान रखना है 6, 7, 8। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान कहलाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 52 की। तो आपको पेज नंबर 52 का आंसर बताना है। तो पेज नंबर 52 में ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव आपको पता है ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं, कम से कम, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है 3, ठीक है। तो 3 अभिभावक होते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य आपको ध्यान रखना है 5 होते हैं। तो 5 सदस्यों में 3 अभिभावक होते हैं, एक आपका, ठीक है, अध्यक्ष यानी सचिव होता है, जिसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पेज नंबर 555 की बात करें, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावक का होना आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 3 सदस्यों में से, ठीक है, 3 अभिभावक होते हैं, उन 3 में से कम 1 महिला का होना अनिवार्य होता है। वहीं हम बात करेंगे आपके पेज नंबर 56 की। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति की जो स्थापना है किस धारा के अंतर्गत होती है, धारा 12 के अंतर्गत की जाती है। वहीं आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 57 की, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन आपको ध्यान रखना है वर्ष 2000 में किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। 58 की बात करें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का, ठीक है, गठन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1972 में हुआ था। वहीं आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 59 का। तो पेज नंबर 59 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि BRC समन्वयक और सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 बार, ठीक है। BRC समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं। तो 2 बार। आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 60 NPRC के प्रमुख को कहते हैं। तो NPRC के प्रमुख जो होते हैं, NPRC के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना उन्हें कहते हैं संकुल प्रभारी, ठीक है। तो उनको कहा जाता है संकुल प्रभारी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भाई हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 61 की। तो पेज नंबर 61 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेज नंबर 61 में NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कितनी बार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 बार। वहीं आपको ध्यान रखना है राज्य परियोजना कार्यालय है। तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है, आपका लखनऊ में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है इलाहाबाद में। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो वर्ष 1999 में किया गया था। CMAT कहाँ है ये आपको बताना है। तो CMAT इलाहाबाद में है। NCERT का गठन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष आपको ध्यान रखना 1981 में इसका स्थापना की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है NCERT का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है NCERT पूछे तो 1961 ध्यान रखना है, गलती हो गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है NCERT अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1961। वहीं SCERT आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 68 की। तो प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1964 में की जाती है। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना आपको ध्यान रखना है NCTE, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 8वें तक। वहीं प्रश्न नंबर 71 की बात करें, सब पढ़ें सब बढ़े किसका उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना सर्व शिक्षा अभियान का। मानवीय संसाधन नहीं है
ये आपको बताना है। तो मानवीय संसाधन क्या नहीं है, बालक मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक, जबकि श्यामपट्ट भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि ठीक है नगर क्षेत्र के लिए आपको ध्यान रखना है और इनका संक्षिप्त रूप क्या है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है URC कहते हैं। ठीक है, तो URC ये किसे कहा जाता है, ये आपको नगर शिक्षा संसाधन केंद्र को कहा जाता है। 74 की अगर बात करें, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर घटी थी या बढ़ी थी, तो आपको ध्यान रखना है साक्षरता दर बढ़ी थी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। और वहीं बात करेंगे पेज नंबर 75 की NCFTE, तो आपको ध्यान रखना है NCFT और E। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है, तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है। ठीक है, NCFTE में। वहीं बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, प्रोफेसर यशपाल। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त थी, तो आपको ध्यान रखना है ये 5 अध्याय में विभक्त थी। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था, तो आपको ध्यान रखना परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी, कस्तूरबा गांधी बालिका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये 2004-05 में लागू की जाती है। KGB कस्तूरबा गांधी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है विद्यालय के संचालन और पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना है DIOS। ठीक है, ये नहीं थे, तो BSA CDO और DM थे। ठीक है, KGB के संचालन में। भाई हम बात करेंगे आपके NPEGE का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, तो ये आपको ध्यान रखना है ये NPEGE का पूर्ण रूप है। NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है, तो आपको ध्यान रखना है पुस्तकालयों की सुविधा होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलती है और लकड़ी की चौकी व्यवस्था की जाती है, लकड़ी चौकी की व्यवस्था की जाती है। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विषय संबंधी कैंप का। आपको ध्यान रखना ECCE किस वर्ष किस, ठीक है, आपका ध्यान रखना है किस आयु वर्ष के बच्चों के लिए है, तो ECCE अर्ली चाइल्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी यानी आपको ध्यान रखना है 0 से 6 वर्ष तक के। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 से। भारत में ईस्ट इंडिया, आपको ध्यान रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, तो ये सब लोग जानते हैं 1600 में। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1964-66 में। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया गया था। और अब बात करते हैं हम आपके, ठीक है, पेज नंबर 89 की। तो आपको ध्यान रखना भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है किस सूची का, तो समवर्ती सूची का। ये किस वर्ष लाया गया था, वर्ष 1976 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक शिक्षा का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रांट को। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को इसका श्रेय दिया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये अनुच्छेद जो था 21A। बोर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, तो आपको ध्यान रखना है 1854 में आया था। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी, जनपद में डाइट की स्थापना, तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ष 1991 में की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 94 का आंसर। तो पेज नंबर 94 की अगर बात करें तो राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अधिकार
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 21A। वहीं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 350A। वहीं बात करेंगे हम आपके, ठीक है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है ये किसने की थी? हंटर ने, ठीक है। तो विलियम हंटर ने 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता, ठीक है। तो इसमें तो कोठारी लिखा है जो कि आपका गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदार हैं। बीईपी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना। भाई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोक पाना, स्कूल आने के लिए उन्हें प्रेरणा देना। तो वही बताना है आपको प्रश्न नंबर, ठीक है, 101 का आंसर। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो आपको ध्यान रखना 23 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, तो ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, ठीक है। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो 3 से 5 वर्ष, ठीक है, 3 से 5, ये आपको ध्यान रखना है। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो आपको ध्यान रखना है जनसाला के अंतर्गत UNDP या आपका UNSPA या फिर यूनिसेफ। तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी फंड आता है उसको प्रोवाइड कराती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक, ठीक है, संरचना को अपनाए जाने का सुझाव है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण भारत में, ठीक है, शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव। तो आपको ध्यान रखना है 10+2। तो पहले क्या था आपका 10+2+3, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की? तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो आपको ध्यान रखना है ये सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। वहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध क्या है? आपको ध्यान रखना है ठीक है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है ये मार्च 1992 में। वहीं आपको ध्यान रखना है बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा, आपको ध्यान रखना बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, ये कथन किसका था? मैकाले का। वहीं संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एक पढ़ाए एक, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई। तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1995 से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। वहीं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको ध्यान रखना है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना था, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त कराना था, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है, जबकि बाल केंद्रित हो, इसका सुझाव दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय सहयोग देता है। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग कौन देता है?
तो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य सरकार दोनों देश में संविधान लागू किया गया था तो 26 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संविधान कब लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था तो 1 अप्रैल आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। मानवीकरण। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था, तो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन। वहीं प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना को क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, तो आपको ध्यान रखना जब स्वतंत्र हुए थे तो आपको ध्यान रखना 14% जनसंख्या साक्षर थी। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है तो आपको ध्यान रखना है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है, तो अनुसूचित हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक वर्ग हो, इन सभी के लिए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। वहीं आपको ध्यान रखना है कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, तो 5 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में एक शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है तो ये भी पूछा जाता है आपसे। तो वर्ष 1937 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो आपको ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। वहीं आपको ध्यान रखना निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ह्रास की समस्या से आशय है बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, जिसे हम अवरोध भी कहते हैं, पटेल एक्ट संबंधित है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा, तो आपको ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो आपको ध्यान रखना नवीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, तो केरल राज्य में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यशपाल समिति का गठन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बीजी खेर। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन आपको ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया था, तो करजन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी, तो आपको ध्यान रखना 17 मई 1993 को। तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई, तो 1993 में। वहीं बात करेंगे जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो ये कहलाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है हिरास की स्थिति, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा अगर पूर्ण किए बिना छोड़ता है तो हिरास कहते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, श्री UN ढेवर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता कौन थी, आपको ध्यान रखना है, तो दुर्गाबाई देशमुख। भाई हम बात करें ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये आपके अंधों लोगों को। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम 1997-98 में शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव देना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है अपना सुझाव किसने दिया था, तो हरटोंग समिति ने दिया था। तो
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी समिति थी वो? हार्टोंग। ठीक है, तो हार्टोंग ने ये सुझाव दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करेंगे हम आपके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, अर्थात NCERT, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सबको पता है नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1972 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से प्रारंभ हो गया? तो आपको ध्यान रखना है 1958 से। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? तो धारा 45 में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो पोषाहार वितरण योजना अर्थात मिड डे मील। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। लोकमत निर्माण का अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। कोठारी आयोग ने ये बालिका शिक्षा से संबंधित सुझाव क्या दिए थे? कि उनको लोकमत निर्माण हो, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था हो, मुफ्त, ठीक है, पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था हो। हंटर कमीशन कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हंटर कमीशन किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी का आयोग का गठन आपको ध्यान रखना 1964-66 में हुआ था। वहीं आपको ध्यान रखना है 162 प्रश्न। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो कब किया था? तो आपको बताना है 16 दिसंबर 1990 में। ठीक है, 16 दिसंबर 1990 को आचार्य राममूर्ति समिति ने। वहीं बात करेंगे हम आपके प्रोफेसर यशपाल समिति के पूर्व की समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। तो कौन सी समिति थी? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पटेल समिति ने भी यही, ठीक है, बात की थी। NCERT कार्यदल ने भी और आचार्य राममूर्ति समिति ने भी। NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित सुगुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब अस्तित्व में आया था? तो आपको पता है 1987-88 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बा। वहीं बात करेंगे हम आपके पेज नंबर 166 की। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो आपको ध्यान रखना है ये थी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है व्यक्तिक एवं सामाजिक भागीदारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल। ठीक है, अर्थात इन सभी पर ये, ठीक है, जोर दिया गया था। वहीं प्रश्न नंबर 168 की अगर बात करें तो पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो आपको ध्यान रखना है भारत में विद्यालयों की स्थापना करना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये चार्ल्स ग्रांट का, ठीक है, शैक्षिक प्रयास था। वहीं बात करेंगे पेज नंबर 170 की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है नियमित इस समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई थी। तो आपको ध्यान रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना में। वहीं 172 में ध्यान रखना है ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना छात्रवृत्ति दी जा रही है और विद्यालय मध्याह्न भोजन और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ड्रेस प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं बात करेंगे पेज नंबर 173 की। तो न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। वहीं आपको ध्यान रखना है 174 की। तो सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 1986 का। तो 175 की अगर बात करें तो नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये अनुच्छेद 51 कहाँ से संबंधित है? अर्थात मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
वहीं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बाल, ठीक है, अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2005 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2005 में बना था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हेतु के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 29A, ठीक है। वहीं बात करेंगे पेज नंबर 178 की। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये हार्टॉग समिति के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है हार्टॉग समिति के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो आप 1 अप्रैल आपको ध्यान रखना है 2010 को। निम्न आयोगों का सही कालक्रम बताना है आपको। तो कौन सा, ठीक है, आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपको ध्यान रखना है अंटर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, वुड डिस्पैच और आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग, ठीक है। तो अर्थात आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आया था आपका वुड डिस्पैच। तो सबसे पहले कौन आता है? आपका वुड डिस्पैच आता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ठीक है, 1813 में आता है। इसमें, ठीक है, शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए निश्चित किया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फिर कौन आता है आपका हंटर आयोग, ठीक है। तो हंटर आयोग अपने कुछ सुझाव देता है। तो ये किस वर्ष आता है? अगर आपसे पूछा है हंटर आयोग, तो ये आपको ध्यान रखना है 1882 में आता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग आता है फिर इसके बाद। तो इसके बाद कौन सा आता है? राधाकृष्ण आयोग, ठीक है। तो राधाकृष्ण आयोग आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 1905 के आसपास आता है। फिर आपका आता है कोठारी आयोग। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 183 की। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को कौन सी योजना लागू की गई थी? ठीक है, मिड डे मील योजना। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो NCTE, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि NCTE की फुल फॉर्म क्या है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। देखते हैं कितने लोगों ने, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तैयार कर ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।